हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की और साथ ही प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। मैं सोल्युबिलिटी के बिल्कुल बेसिक से आपको ले रहा हूं ताकि कहीं भी आपको कैसा भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास वाटर है। उस एक गिलास वाटर मैंने 1 ग्राम सोल्ट डाला, डिजोल्व हो गया। एक और ग्राम सोल्ट डाला, डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे मैंने तीसरा ग्राम डाला सोल्ट का, वो डिजोल्व नहीं, वो नीचे बैठ गया। मैंने काफी शेक किया उसको, काफी हिलाया, लेकिन वो 1 ग्राम नीचे बैठ रहा है बार बार। तो मैं क्या कहूंगा, इस 1 गिलास पानी में उस सोल्ट की 2 ग्राम ही सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी सोल्ट की वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकती है। और जैसे ही डिजोल्व हो जाती है, उससे ज्यादा अमाउंट डालने पर वो सारी अमाउंट नीचे बैठ जाती है, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाती है। इस मैक्सिमम अमाउंट को हम उस सोल्ट की सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मेक इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। किसी सोल्ट की वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको डालने से उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उस अमाउंट को बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी। और अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना होता है तो हम सोल्युबिलिटी की हेल्प लेते हैं। हम क्या कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सोल्ट की सोल्युबिलिटी के बराबर अमाउंट डिजोल्व होती है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों, इसके नाम से पता लग रहा है कि अब इसके अंदर और सोल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सकता। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिजोल्यूशन की लास्ट स्टेज होती है। उसके अलावा तो एक भी कण, एक भी पार्टिकल आप उस सोल्ट का उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते। तो जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, सब्सटेंस की डिजोल्व्ड अमाउंट और अनडिजोल्व्ड अमाउंट आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं। बच्चों, मैंने बोला हर सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी फिक्स होती है। हर सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होती है। इसको आप किसी भी तरह से बढ़ा या घटा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी फिक्स है, अगर किसी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी फिक्स है, तो अगर आपने उस सोल्ट की एडेड अमाउंट सोल्युबिलिटी से ज्यादा डाल दी तो क्या होगा। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने 3 ग्राम डाला था, तो 2 ग्राम तो डिसोल्व हो गया था, 1 ग्राम नीचे बैठा था ना। तो बस इस इक्विलिब्रियम को, जो इसकी डिसोल्व्ड अमाउंट और अनडिसोल्व्ड अमाउंट के बीच में स्टैब्लिश होता है, इस इक्विलिब्रियम को भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, किसी भी सब्सटेंस के आयनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच का इक्विलिब्रियम होता है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको बताता हूं। मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर था। मैंने इसके अंदर सोल्युबिलिटी से ज्यादा अमाउंट डिजोल्व डाल दी, डिजोल्व नहीं की, डाल दी। डिजोल्व तो मैं सोल्युबिलिटी से ज्यादा कर ही नहीं सकता। मान लीजिए इसके अंदर सोल्ट की सोल्युबिलिटी है 2 ग्राम और मैंने टोटल अमाउंट डाल दी 3 ग्राम। तो क्या हुआ बेटे, 2 ग्राम तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, घुल गया, जो डॉट्स की फॉर्म में आपको दिख रहा है। और 1 ग्राम जिस एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा था, वो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी अमाउंट है सोल्ट की, ये अनडिजोल्व्ड अमाउंट है। और जो अंदर आपको, मतलब जो पार्टिकल की फॉर्म में आपको दिख रही है, हालांकि दिखते नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिजोल्व्ड अमाउंट बोलते हैं। तो सोल्युबिलिटी या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को सीखने से पहले हमें डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके मैं उसको आयनाइज करूंगा। तो मैंने क्या बात की, मैंने बोला AB सॉलिड, डबल एरो AB एक्वस, ये वो पार्ट है AB का जो डिसोल्व हो गया बेटे, ये डॉटेड वाला पार्ट, और ये AB का वो वाला पार्ट है सॉलिड वाला जो आपका नीचे बैठा हुआ है, इसको मैंने बोल दिया अनडिसोल्व्ड पार्ट। तो जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों को स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो उसकी हम डेफिनेशन बताते हैं, इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इक्विलिब्रियम जो किसी सब्सटेंस के आयनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है, उस इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए इसके थ्रू समझते हैं। जैसे ही डिसोल्व होगा सोल्ट, वैसे ही क्या होगा, आयनाइज होगा। आप लोग सब जानते हैं कि सोल्ट कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पानी में जाके 100% आयनाइज हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करना, AB एक्वस यानी कि डिसोल्व्ड अमाउंट जैसे ही डिसोल्व हुई, वैसे क्या हो गई, आयनाइज। यानी कि सॉल्यूशन में आपको एग्जैक्टली AB एक्वस तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे AB एक्वस बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कोरेस्पोंडिंग आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बेटर नहीं है क्या कि मैं इसका डायरेक्ट इससे इक्विलिब्रियम शो कर दूं,
क्योंकि इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बुक्स में आपको ये वाला इक्विलिब्रियम दिया होता है। इसलिए बुक्स में आपको ये वाला इक्विलिब्रियम दिया होता है जिसमें ए बी सॉलिड और डबल एरो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव एक्वस दिया होता है। तो याद रखिएगा ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक ही केमिकल के, मत बोलो यहां भी ए बी है और यहां भी ए बी है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक ही केमिकल के अनआयनाइज्ड पार्ट और उसी के आयनाइज्ड पार्ट के बीच में एस्टेब्लिश होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। सोल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट्स के लिए ही हम वैलिड मानते हैं। ऐसे सोल्ट जिनकी सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही ज्यादा कम होती है, दे आर हार्डली सोल्युबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे सोल्ट जो पानी में हाईली सोल्युबल होते हैं, आपने उनके न्यूमेरिकल सोल्युबिलिटी में बहुत कम देखे होंगे, जैसे कि NaCl पानी में बहुत ज्यादा अच्छा घुलता है, 1 लीटर पानी में लगभग 360 ग्राम NaCl डिसोल्व हो जाता है। तो ऐसे सोल्ट्स के लिए ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं बना है। तो आप याद रखिएगा जब भी आप सोल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये केवल स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के लिए बना हुआ कॉन्सेप्ट है, ये सभी सोल्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक कंटेनर था, आपने उसमें एक अमाउंट डाली सब्सटेंस की, जितनी उसकी सोल्युबिलिटी थी उतना घुल गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो नीचे बैठ गया, जो डिसोल्व्ड अमाउंट थी वो अपने आप को आयनाइज कर लेगी A प्लस में और B नेगेटिव में। ऐसा सा सिनेरियो हम आपके सामने। अब मैं सोल्युबिलिटी के बाद में बात करने वाला हूं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। आइए मैं क्या बताने वाला हूं आपको। अब मैंने इस इक्विलिब्रियम को इस तरह से देखा कि ए बी सॉलिड डबल एरो A प्लस और B माइनस। आइए देखते हैं, मैंने आपको ये इक्विलिब्रियम इस तरह से लिखा, ए बी सॉलिड डबल एरो A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ये सॉलिड है, ये भी एक्वस फेज है, ये भी एक्वस फेज है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार AB का आयनाइजेशन और A और B के मिलके आपस में AB बनाने को कहते हैं प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन भी कंटिन्यू है, आयनाइजेशन भी कंटिन्यू है। आप लोग जानते हो जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो दोनों अपोजिंग प्रोसेस चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों अपोजिंग प्रोसेस की जो स्पीड होती है, जो रेट होती है, वो बराबर हो जाती है। यानी कि पर सेकंड जितने AB आयंस दे रहे हैं उस सेकंड में उतने ही A और B मिलके वापस AB प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन में नेट A प्लस और B नेगेटिव की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मैं किस तरह से डिनोट करता हूं। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने इसका 1 मोल लिया, इक्विलिब्रियम तक आते आते इसके S मोल डिसोल्व हुए, और आप जानते हैं जितने मोल डिसोल्व होते हैं उतने मोल आयनाइज हो जाते हैं। तो जितने मोल डिसोल्व होंगे उतने के उतने एज इट इज क्या हो जाएंगे, आयनाइज। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल्स हैं। याद रखिएगा S को बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी, S को बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी, और इसकी यूनिट आपको मोल पर लीटर में ही रखनी है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है, मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट भी पता लग गई है, तो हर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काम में लिया जाता है उसको हम KSP या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। KSP क्या होता है आप जानते हो, जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हो तो आप क्या करते हो बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट तो आपका सॉलिड फेज में है, जिसकी एक्टिविटी हम कितनी लेते हैं 1, तो KSP किसका प्रोडक्ट होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में A प्लस और B नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं तो S और S दोनों की वैल्यू S है, इसको हम क्या बोलते हैं S स्क्वायर। तो इस टाइप के सोल्ट का जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, S स्क्वायर से डिनोट करेंगे। क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा क्या, बिल्कुल। जब सोल्युबिलिटी फिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो याद रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसके कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, याद रखना प्रोडक्ट फिक्स होता है, सम नहीं होता फिक्स। मैं ये नहीं कह रहा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव इक्वल टू कांस्टेंट, मैं कह रहा हूं A पॉजिटिव इनटू B नेगेटिव इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ किसी भी कारण से अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में B नेगेटिव बढ़ा देंगे तो A प्लस कम हो जाएगा,
और किसी भी कारण से अगर आप A+ बढ़ा देंगे तो B नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ A+ एंड B नेगेटिव। ये तो मैंने आपको एक सिंपलेस्ट सोल्ड की बात की जिसको हम 1:1 का सोल्ड कहते हैं AB। आइए देखते हैं अलग अलग सोल्ड के केस में सोल्बिलिटी प्रोडक्ट के क्या क्या फॉर्मूलाज आते हैं और उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन से मेरा क्या मतलब है। आइए, तो फर्स्ट सोल्ड के बाद मैं सेकंड नंबर सोल्ड की तरफ जा रहा हूं, दैट इज AB2 या A2B, कैसे मर्जी लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले तो AB बताया, पहला सोल्ड मैंने आपको AB बताया, और जो AB सोल्ड था इसको हम बेटे 1:1 टाइप बोलते हैं। इसका जो सोल्बिलिटी प्रोडक्ट है मैंने आपको लिख दिया KSP = S²। अब मैं आपको सेकंड केस की बात बता रहा हूं, दैट इज AB2। अब मान लीजिए आपका सोल्ट AB2 है, तो वो किस तरह से आयनाइज होगा, वो इस तरह से आयनाइज होगा। भाई A का चार्ज ये है और B का चार्ज ये है, तो A+2 है और B नेगेटिव है, तो आप समझ पाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम में, अगर ये S जाएगा बेटे तो ये S बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 2S बनेगा एक्वस। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, KSP सोल्बिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उसके कोरस्पोंडिंग आयंस की प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यहाँ पावर 2 आएगी क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 लगी हुई है, तो S × 2S का स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ऐसे सोल्ट जिनको हम 1:2 टाइप के सोल्ट कहते हैं उनका KSP किसके बराबर होता है, 4S³ के बराबर होता है, और 1:1 वालों का किसके बराबर होता है, S² के बराबर होता है। इसी तरह से हम अगर चाहें तो एक सोल्ट में ले रहा हूं AB3 सॉलिड डबल एरो A+ 3B नेगेटिव एक्वस। तो अगर ये 1 - S होगा तो ये S एंड 3S होगा, और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो S और 3S की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो यहां पर हमारा KSP का एक्सप्रेशन आ जाता है 27S4। कैसे सोल्ट्स के लिए, 1:3 वाले सोल्ट्स के लिए। कई बार हमारे को सोल्ट थोड़ा सा टिपिकल दे देता है, वो कहता है A2B3, कोई बात नहीं, तो मैं लिखूंगा 2A। A का चार्ज कहां होता है बेटे, B के फुट में +3, और B का चार्ज कहां होता है, A के फुट में 3B - 2। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो 1 - S ये लिखा जाएगा 2S और ये लिखा जाएगा 3S। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सोल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, 2S की पावर कितनी लूंगा बेटे, 2, स्टोइकियोमेट्री 2 है, और 3S की पावर कितनी लूंगा, 3 लूंगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आता है 108S5। इस तरह से मैं अलग अलग सोल्ट्स की सोल्बिलिटी और सोल्बिलिटी प्रोडक्ट को बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कई बार सोल्ट आपको कैसा भी दे देगा, अननोन, तो अगर अननोन दे देगा तो उसका एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगा। मान लीजिए सोल्ट आपको दिया AXBY, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, हाँ, X A की चार्ज कितना है, +Y, और YB का चार्ज कितना है, -X। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 - S XS एंड YS। तो केस पे किसके बराबर होगा, X की पावर X और YS की पावर Y। तो अगर मैं एक बार में लिख दूं, KSP मस्ट बी X to the power X, Y to the power Y, एंड S की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, X + Y। इस तरह से हमें अलग अलग सोल्ट्स के सोल्बिलिटी और सोल्बिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आना चाहिए। तो ये 1:1 सोल्ट था, ये 1:2 सोल्ट है, ये 1:3 सोल्ट है, ये 2:3 सोल्ट है, और ये X/Y सोल्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई भी सोल्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, सोल्बिलिटी की, और अलग अलग टाइप के सोल्ट्स के सोल्बिलिटी प्रोडक्ट की। आइए अब हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। कैसे पता लगेगा हमें कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए हम इसको सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन से पहले एक दो क्वेश्चंस हम सोल्बिलिटी और सोल्बिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोल्बिलिटी प्रोडक्ट में S किस में लेना होता है, अगर आपको यही फॉर्मूला यूज करने हैं तो याद रखना अपने आप को
एस की वैल्यू मोल पर लीटर में आपको लेनी पड़ेगी। वो अलग बात है, किसी न्यूमेरिकल में वो ग्राम पर लीटर में वैल्यू पूछ सकता है आपसे, तो मोल पर लीटर को आप उस सोल्ट के फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सोल्युबिलिटी किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए आपको सोल्ट दिया इसने कैल्शियम फ्लोराइड, और आपको कहा गया है कि इसकी जो सोल्युबिलिटी है वाटर में, सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर इज 15.6 मिलीग्राम पर लीटर। कहता है फाइंड इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर कैल्शियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी वाटर में 15.6 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो कोई बात नहीं। पहली बात तो मैंने बोला था सोल्युबिलिटी की स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो मोल पर लीटर है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको एस यानी कि सोल्युबिलिटी की स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15.6 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जहां तक इसके फॉर्मूला मास का सवाल है, फॉर्मूला मास कैल्शियम फ्लोराइड का आप लोग जानते हैं कैल्शियम का होता है 40 और एक फ्लोरीन का होता है 19, तो ये दो हैं, तो इसको मैं 78 और 38 प्लस 40 कितना आ जाएगा 78। तो अगर मैं इसको 78 से डिवाइड करूंगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल पर लीटर में। ग्राम को जीएम या फॉर्मूला मास से डिवाइड करने पर वो मोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.2, तो एस की वैल्यू आगे बेटे 2 × 10⁻⁻⁴। अब मुझे पता है जो सोल्ट है ये 1:2 टाइप का सोल्ट है, और जब 1:2 टाइप का सोल्ट होता है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है कि KSP किसके बराबर होगी, KSP होगी 4s³ के बराबर। तो 4 × 2 × 10⁻⁻⁴, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 4 जा 32, तो इसका आंसर आ जाएगा, या तो कह सकते हो 32 × 10⁻⁻12 या साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻11। इस तरह से अगर आपको किसी सब्सटेंस की ग्राम या मिलीग्राम में सोल्युबिलिटी दे रखी होगी तो आप उसका KSP निकाल सकते हैं, पर याद रखिएगा उस सोल्युबिलिटी को आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1:1 का S² और 1:2 का 4s³। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सोल्युबिलिटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट इसका स्टांस है। क्या बोलता है, ये कह रहा है कि इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इन वाटर, if the solubility product KSP of AgCl in water is, और ये वैल्यू दी है 1.8 × 10⁻⁻10, फाइंड volume of water which can dissolve, find the volume of water which can dissolve 1 ग्राम ऑफ सोल्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसने दिया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको इसने दिया हुआ है, जहां क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास कैलकुलेटर मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो जरा देखिए, क्या AgCl 1:1 का सोल्ट है, तो इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर रहा होगा, S² के बराबर। तो सबसे पहले मैं अगर S निकालना चाहूं तो क्या मैं रूट ऑफ KSP कर सकता हूं, और अगर मैं इसका रूट लेता हूं 1.8 × 10⁻⁻10 का रूट लेता हूं तो यहां से मेरे पास वैल्यू आती है 1.34 × 10⁻⁻5। तो एक तरह से मोल पर लीटर में मेरी सोल्युबिलिटी आ गई। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या निकाली मैंने, सोल्युबिलिटी, लेकिन ये आई है मोल पर लीटर में। इसको थोड़ा और इजी करूं अगर मैं, तो मैं कह सकता हूं कि 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्यूशन में इस सोल्ट के कितने मोल डिसोल्व हैं, इतने मोल डिसोल्व हैं। 1 लीटर वाटर में या 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल डिसोल्व हैं, इतने मोल। इसने पूछा बताइए इसका 1 ग्राम कितने वाटर में डिसोल्व है, तो क्या आप इस मोल को GMM से मल्टीप्लाई करके क्या उतने ग्राम पर 1 लीटर वाटर आ जाएंगे, और अगर उतने ग्राम पर 1 लीटर वाटर आएंगे तो क्या 1 ग्राम कितने लीटर वाटर में डिसोल्व होगा। क्या मैं उसकी कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकता क्या मैं उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल।
तो सबसे पहले मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए AgCl के GMM से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। AgCl का होता है 143.5, सिल्वर का होता है 108 और Cl का होता है 35.5। दोनों को जोड़ूंगा तो फॉर्मूला मास या GMM क्या आ जाएगा 143.5। क्या मैं मोल पर लीटर की जगह पर अब इसको ग्राम पर लीटर कह सकता हूं? पिछली बार मैंने ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला मास से डिवाइड किया था, याद करो 78 से। इस बार मुझे मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई करूंगा और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 192 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर लीटर। अब इसको एनालाइज करना आना चाहिए, यानी कि 1 लीटर वाटर में या 1 लीटर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में इतने ग्राम डिसोल्व होते हैं इसके, तो 1 ग्राम कितने लीटर में डिसोल्व होगा? इसका रेसिप्रोकल कैसे? 192 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम 1 लीटर में अगर डिसोल्व होते हैं तो इसने पूछा इसके 1 ग्राम कितने लीटर में डिसोल्व होंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 10⁵ ऊपर चला गया। और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 520 लीटर। तो आप समझ जाओ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट का मतलब देखिए क्या है। आप इमेजिन करना, न्यूमेरिकल के डेटा से आप इमेजिनेशन किया करो ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे। 1 ग्राम को डिसोल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए? 550 लीटर के आसपास। पानी की एक नॉर्मल जो टंकी होती है 500 लीटर की होती है घरों में, ऊपर जो लगी होती है काले रंग की। आप सोचो उस पूरी टंकी में केवल 1 ग्राम HCl घुलता है। इससे आप समझ जाओगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितने कम डिसोल्व होने वाले सोल्ट में लगता है। मैंने आपको आते बोला था ना कि स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट ऐसा सोल्ट होता है जिसकी पानी में सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। आपके सामने है डेटा कि 520 लीटर पानी में 1 ग्राम डिसोल्व होता है। तो याद रखिएगा ये हाईली सोल्युबल सोल्ट के लिए यूज नहीं होता कॉन्सेप्ट, केवल हार्डली सोल्युबल सोल्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है। आइए तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज 9 इंटू 10⁻⁻12। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgOH ट्वाइस। और इसके लिए आपको एक डेटा गिवन है, कहता है 2.25 की पावर 1/3 आपको दे रखी है 1.3, और एक और डेटा गिवन है log ऑफ 2.6, ये आपको दिया हुआ है 0.42। जितने भी pH कैलकुलेशंस के क्वेश्चन आते हैं log की वैल्यू आपको दी होती है, तो आपको log टेबल क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि क्योंकि 1:2 टाइप का है केस, क्योंकि ये केस 1:2 टाइप का है, तो Mg+2 + 2OH नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये S लूंगा और ये बेटा कितना लूंगा 2S लूंगा। तो KSP किसके बराबर होगा? आप लोग जानते हैं 4S³ के बराबर होगा। KSP की वैल्यू आपको दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁻12, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4S³। तो क्या मैं कह सकता हूं 9/4 इंटू 10⁻⁻12, इस पूरे की होल पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो 9/4 कितना होता है 2.25 इंटू 10⁻⁻12 की होल पावर आ गई 1/3। तो यानी कि सोल्युबिलिटी कितनी आ गई, मैंने आपको दे दिया, इसकी पावर 1/3 1.3 होती, 1.3 इंटू अब 10 की पावर -12 की पावर 1/3 होगी तो कितना होगा 10 की पावर -4। लेकिन ये तो सोल्युबिलिटी आई है। अगर मुझे pH या pOH निकालनी होती है तो मुझे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए OH माइनस की, और OH माइनस किसके बराबर होता है 2S के। तो मैं यहां लिख रहा हूं एज वी नो
इन द गिवन एक्सप्रेशन OH माइनस इज इक्वल टू 2S, यानी कि इसको डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर, इट विल कम 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। और आप लोग जानते हैं POH क्या होती है बेटे, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ये थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। POH होती है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो मुझे चाहिए माइनस लॉग ऑफ 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4। आप लोग जानते ही है, खोलो इसको इंटू को, तो ये माइनस लॉग ऑफ 2.6 और फिर बार बार माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, और लॉग ऑफ 2.6 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.42, तो ये 0.42 है। ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 4 log 10 हो जाएगा। -4 आगे आ जाएगी तो +4 हो जाएगा, +4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू +4 ही आ जाएगी। चाहे मैं लिखूं 4 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 माइनस 0.42 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3.58। पर याद रखिएगा अभी POH आई है, इसने क्या पूछा आपसे, pH पूछा है। pH तो मैं ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है। pH किसके बराबर होती है, 14 माइनस POH के बराबर होती है, तो pH आ जाएगी 14 माइनस 3.58, तो pH की वैल्यू आती है इसकी 10.42 इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इस तरह से आपने सोलबिलिटी के बारे में सीखा, सोलबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में सीखा, अलग अलग सॉल्ट्स के सोलबिलिटी प्रोडक्ट और सोलबिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में सीखा, और कुछ न्यूमेरिकल जिससे आपको सोलबिलिटी का और सोलबिलिटी कॉन्सेप्ट, सोलबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन की। पहली बात तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया जिनके अंदर अलग अलग सोल्ट्स थे, मिलाने के बाद अगर कोई सोल्ट नीचे बैठ गया, पीपीटी बन गया, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन एक जनरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन एक सिंपल सी लाइन है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन एक सिंपल सा रूल है, आप समझ पाएंगे। ये कहता है आयनिक प्रोडक्ट शुड एक्सीड सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अगर किसी सॉल्यूशन में कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस, केटायंस एंड आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उस सोल्ट के KSP से ज्यादा हो जाएगा, तो वो आयंस आपस में क्लब होकर पीपीटी या सोल्ट सॉलिड फॉर्म में बना लेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जब भी आपको आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट पता हो और वो जब एक्सीड कर जाएगा, तो मैं बोलूंगा पीपीटी बन जाएगा। जब ये इससे कम रहेगा तो मैं बोलूंगा कोई चांस नहीं है पीपीटी बनने की। और अगर बाय चांस IP इज इक्वल टू KSP आ जाए, तो हम बोलेंगे ये सोल्ट का कौन सा सोल्यूशन है, ये सोल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो ये तीन बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब कई स्टूडेंट्स को IP में और KSP में बड़ा डाउट होता है कि सर आयनिक प्रोडक्ट और KSP सोलबिलिटी प्रोडक्ट, तो बात तो एक ही है। KSP में भी आप A प्लस और B नेगेटिव कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, IP में भी आप क्या कह रहे हो कि आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। लेकिन बच्चों इनमें फर्क है। किसी भी सॉल्यूशन में केटायन और एनायन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको मैं KSP नहीं कह सकता, केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस प्रोडक्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, KSP बोल सकता हूं। एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने, चलो एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशंस को मिलाया, मिलाने के बाद बना MgCO3 और NaCl। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, मिलाते ही ये प्रेसिपिटेट हो गया, और ये भी एक्वस। तो आपको पता लगाना है कि किस कंसंट्रेशन आने पर ये प्रेसिपिटेट होगा या नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे बैठ जाएगा MgCO3।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने इसके अंदर MgCl2 और Na2CO3 दोनों को मिक्स कर दिया और मैं देखना चाहता हूं कि MgCO3 का पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ध्यान से सुनना, इस गिवन सॉल्यूशन में Mg+2 और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मिक्सिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग के बाद इस सॉल्यूशन में Mg+2 और CO3-2 इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को बोलूंगा मैं IP, और अगर इसकी वैल्यू गिवन KSP से ज्यादा आ जाती है तो मैं बोलूंगा पीपीटी बन जाएगा, और अगर कम आती है तो मैं बोलूंगा पीपीटी नहीं बन सकता। न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं, चलिए इसको। मान लीजिए आपको MgCO3 का KSP दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁻8 और आपको दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है। एक सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है 100 ml ऑफ 0.01 m MgCl2 का, और दूसरा मिक्स कर रहा है 200 ml ऑफ 0.01 m Na2CO3 का। मैंने इसके अंदर एक तो डाल दिए 100 ml 0.01 MgCl2 के, और एक डाल दिए 200 ml 0.01 m किसके, Na2CO3 के। पर एक चीज का आप ध्यान रखना, आप कहोगे सर आप इसकी बात तो कर रहे हो, NaCl की तो आप बात ही नहीं कर रहे, क्या पता इसका भी प्रेसिपिटेट बन जाए। पॉसिबल नहीं बेटे, क्योंकि NaCl की सोलबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे सोल्ट जो पानी में बहुत ज्यादा घुलते हैं उनका पीपीटी वगैरह नहीं बनता, वो घुले रहते हैं। इसलिए जो मेरे को जो मेन कंसर्न है वो MgCO3 है। तो अगर मेरे को चेक करना है कि MgCO3 का पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, तो जिस सॉल्यूशन मुझे चेक करना है, मुझे उस सॉल्यूशन में Mg+2 की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन और कार्बोनेट की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन चाहिए। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा, अगर वो मल्टीप्लाई टर्म KSP से बड़ी आएगी तो पीपीटी बन जाएगा, और नहीं आएगी तो पीपीटी नहीं बनेगा। तो कैसे मैं चेक करूं कि मिलाने के बाद Mg+2 कितना है इसमें, आइए चेक करते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर मिलाने के बाद अब Mg कितना हो गया, तो आप लोग सब जानते हैं बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन आती है उसका फॉर्मूला होता है M1V1/V1 + V2। आप याद रखिएगा। तो इसकी मोलैरिटी थी 0.01, वॉल्यूम था 100, अब वॉल्यूम हो गया बेटे 200, यानी कि अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में MgCO3 की कह दो, सॉरी MgCl2 की कह दो, चाहे Mg+2 की कह दो, मोलैरिटी कितनी है 0.005 मोलर। उसी तरह से अगर मेरे को कार्बोनेट आयन की नेट या रिजल्टेंट मोलैरिटी चाहिए तो यहां भी वही है, 0.01 के 200 ml थे, मिलाने के बाद कितने ml हो गए, मिलाने के बाद 300 ml हो गए। और अगर आप ऐसा करो, इसको भी 100 ही ले लो, आसानी से कैलकुलेशन हो, इसको 0.02 ले लो, थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो इसको ये भी आपका 200 और ये आपका 0.02 और 100, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मोलर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे IP निकालना है तो किसी भी, जिसका भी आपको प्रेसिपिटेशन चेक करना हो, उन दोनों की नेट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो अगर मैंने देखा तो ये है 5 इंटू 10⁻³ या 0.005, और ये है 0.001, 0.01, हाँ 0.01। तो ये जो प्रोडक्ट आया, ये आया 5 इंटू 10⁻⁻5, और KSP दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि IP की वैल्यू KSP से बड़ी आ रही है। एज द वैल्यू ऑफ IP इज ग्रेटर देन KSP, तो वी विल से PPT विल फॉर्म। हम कहेंगे कि MgCO3 का PPT इसमें बन जाएगा, क्योंकि गिवन सॉल्यूशन में इनकी आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एक फिक्स वैल्यू KSP से ज्यादा है, तो मैं बोल दूंगा कि यस MgCl3 विल बी प्रेसिपिटेट आउट इन द सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा,
सोल्युबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है बेटे, ये कई लेक्चर की सीरीज में आपका कंप्लीट होगा। आज मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक ही बताया था। आज मैंने आपको सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग सोल्स के किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक भेजा कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।